आज बात करते हैं संसाधन और विकास की। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, जमीन, क्या ये सब कुदरत का दिया हुआ एक मुफ्त तोहफा है? चलिए आज इसी सवाल के इर्द गिर्द इस पूरे रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक सीधे साधे सवाल से ही करते हैं। ये जो हवा, पानी, जमीन, खनिज, मतलब जो कुछ भी हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सब नेचर से मिले फ्री गिफ्ट्स हैं? ईमानदारी से सोचें तो हम में से ज्यादातर लोग शायद हाँ ही कहेंगे, है ना? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि संसाधन या रिसोर्स आखिर होता क्या है। देखिए, हमारे आसपास की कोई भी चीज वो रिसोर्स तभी बनती है जब वो हमारी कोई जरूरत पूरी कर सके। पर यहाँ तीन शर्तें हैं। पहली, उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरी, उसे निकालना इकोनॉमिकली वायबल हो, मतलब फायदे का सौदा हो। और तीसरी, समाज उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले सवाल पर। क्या ये रिसोर्सेज मुफ्त हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक भ्रम। असलियत तो यह है कि संसाधन वो मानवीय गतिविधियों का ही नतीजा है। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक ट्रायंगल की तरह समझ सकते हैं। एक कोने में है नेचर, दूसरे में है टेक्नोलॉजी, और इन दोनों को जोड़ने वाला तीसरा और सबसे जरूरी कोना है हम इंसान। हम ही तो हैं जो अपनी अक्ल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति में मौजूद चीजों को कीमती संसाधन में बदल देते हैं। सोचिए जरा, अगर हमारे पास ज्ञान ना हो तो कोयला क्या है? बस एक काला पत्थर। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि रिसोर्स क्या है और उन्हें कौन बनाता है। तो अब बात करते हैं उस गड़बड़ी की जो इनके गलत इस्तेमाल से हुई है। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं। ये जो हमारी सोच थी ना कि सब कुछ मुफ्त का माल है, बस इसी सोच ने हमें इनके अंधाधुंध इस्तेमाल के लिए उकसाया। और नतीजा ये हुआ कि हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी, बहुत ही गंभीर ग्लोबल प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गईं। और इसके तीन बहुत ही सीरियस नतीजे निकले। पहला, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में रिसोर्सेज तेजी से खत्म होने लगे। दूसरा, ये सारे संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गए और हमारा समाज दो हिस्सों में बंट गया, अमीर और गरीब। और तीसरा, जो शायद सबसे डरावना है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद और जमीन का बंजर होना। मतलब कि ग्लोबल लेवल पर एक इकोलॉजिकल संकट खड़ा हो गया। देखिए, ये जो इम्बैलेंस है ना, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे प्लैनेट और इस पर रहने वाले हर जीव के भविष्य के लिए एक सीधा खतरा बन चुका है। इसीलिए अब इन रिसोर्सेस का सही और बराबर बंटवारा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हां, बिल्कुल है। और यही सॉल्यूशन हमें एक नई ग्लोबल फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। और ये सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। डेवलपमेंट करो, बिल्कुल करो, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। और हमारा आज का विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन्स के हक ना छीन ले। मतलब भविष्य के बारे में सोचने का एक जिम्मेदार तरीका है ये। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है। इसकी गूंज तो दशकों से सुनाई दे रही है। सोचिए, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार इसकी वकालत की। फिर 1974 में शूमाकर की फेमस किताब आई, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। 1978 आते आते ब्रंटलैंड कमीशन ने इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी। और फाइनली 1992 में रियो अर्थ समिट में इसे एक ग्लोबल एजेंडा मान लिया गया। अच्छा, तो आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन सवाल ये है कि इसे जमीन पर, मतलब असलियत में कैसे उतारा जाए। चलिए अब देखते हैं कि ये आइडिया एक्शन में कैसे बदलता है। अब भारत जैसे इतने विशाल और विविध देश में तो प्लानिंग सबसे जरूरी हो जाती है। खुद ही सोचिए, एक तरफ झारखंड जैसे राज्य हैं जहां खनिजों का भंडार है, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है जहां पानी की कोई कमी नहीं। और राजस्थान को देखिए, वो तो सोलर और विंड एनर्जी का खजाना है। तो एक अच्छी प्लानिंग ही इस इम्बैलेंस को बैलेंस में बदल सकती है। तो ये प्लानिंग काम कैसे करती है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, देश के कोने कोने में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान करो और एक लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, सही टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ एक प्लानिंग का ढांचा तैयार करो। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करो, यानी जोड़ दो। चलिए अब जरा इस बड़ी पिक्चर से हटकर दो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी रिसोर्सेज पर फोकस करते हैं जिनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। लैंड और सॉइल, यानी जमीन और मिट्टी।
ये जो 2 पाई चार्ट्स है ना, ये भारत की 60 साल की कहानी बताते हैं कि हमने अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे बदला है। अगर आप देखें तो 1960 के मुकाबले 2020 तक फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा बड़ा है। ये एक अच्छी खबर है बेशक, लेकिन हम अभी भी उस 33% के टारगेट से काफी दूर हैं जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन एक बड़ी चिंता है जमीन की क्वालिटी का गिरना, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हम इंसान ही हैं। जैसे माइनिंग के बाद खदानों को यूं ही खुला छोड़ देना, जानवरों से जरूरत से ज्यादा चराई करवाना, या फिर खेतों में इतना ज्यादा पानी देना कि जमीन खारी हो जाए। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा तो है ही। और जमीन के साथ साथ मिट्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ धूल या कंकड़ नहीं है भाई, ये एक जिंदा सिस्टम है, एक लिविंग सिस्टम। हाँ, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जरा इस बात पे गौर कीजिए, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। सोचिए कितनी कीमती और कितनी नाजुक है ये। और भारत में तो मिट्टी की वैरायटी भी कमाल की है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें। उत्तर भारत के मैदानों में मिलती है जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फिर है दक्कन के पठार की काली मिट्टी, जो कॉटन यानी कपास के लिए बेस्ट मानी जाती है। और जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ मिलती है लैटेराइट मिट्टी, जो चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन इस कीमती रिसोर्स के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो है मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन। ये पानी, तेज हवा और खेती के गलत तरीकों की वजह से होता है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि ढलानों पर कॉन्टूर प्लोइंग करना, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, या फिर तेज हवा को रोकने के लिए पेड़ों की एक लाइन लगा देना, जिसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। आखिर में ये सारी बातें घूम फिरकर एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर आ जाती हैं, जिसे महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था। उन्होंने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए कुछ भी नहीं। ये सारी कहानी जरूरत और लालच के बीच बैलेंस बनाने की ही तो है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर ये सच है कि हम इंसान ही हैं जो प्रकृति की चीज़ों को संसाधन बनाते हैं, तो फिर इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने में हमारी खुद की एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।